हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। दिस इज़ नंदिनी। तो आज की क्लास के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे 118 एलिमेंट्स यानी कि तत्व होते हैं, और उन सारे के सारे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट करा, और कहीं आज जाके आप देखते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पहले ऐसे नहीं थे, पहले कुछ कम एलिमेंट्स हमारे ज्ञात थे और फिर कुछ और एलिमेंट्स ज्ञात हुए। तो इस तरीके से हमारे क्या इवॉल्व क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, पीरियोडिक टेबल कैसे बनी है जो आज आपको देखने को मिलती है, सारी की सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस केमिस्ट्री की नहीं देखी है तो प्लीज़ से जाके उन क्लासेस को देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मेटल चैप्टर मैंने ख़त्म कराया हुआ है, जिसकी एक क्लास है। दूसरा हमारा एटम चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, जिसकी एक क्लास में आपको थ्योरी देखने को मिलेगी और सेकंड क्लास में हमारे क्वेश्चंस है। ये आपका केमिस्ट्री का जो है फोर्थ लेक्चर होने वाला है। और हमारी जो फिजिक्स है वो आपकी फिजिक्स पूरी की पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। एक कुछ बच्चों का कमेंट है कि ह्यूमन आई मैम करा दीजिए, तो ह्यूमन आई का मैं ऐसा करूंगी कि एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, इसी वीक के अंदर मैं एक ह्यूमन आई का आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। ह्यूमन आई मैंने जो है वो नहीं कराया, तो दैट्स वाई डिमांड है, बच्चों की मांग है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं ह्यूमन आई भी आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगी। बाकी हमारा जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का है आपका फोर्थ लेक्चर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक देखो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और एक बार चैनल को विजिट कर लो। क्या पता आप किसी सब्जेक्ट की क्लास देख रहे हो, आपको ज़रूरत हो और वो यहाँ पर मिल जाए। और केमिस्ट्री और हमारा बायो और आपका फिजिक्स, तीनों की तीनों मैराथन्स भी हमारी डली हुई है 9-9 10-10 घंटे की। तो अगर आपको है कि रिवीजन करना है पूरे सब्जेक्ट का, तो उन मैराथन के जाकर भी आप लोग देख सकते हो। सेम हमारी कंप्यूटर की मैराथन है। और मैं बात करूँ, एंशिएंट हिस्ट्री हमारी आ गई है और आपका मिडाइवल हिस्ट्री भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे ये दोनों भी हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, सबसे पहले आता है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की हमको ज़रूरत क्या पड़ी। आप लोग शॉपिंग करने जाते हो किसी मॉल में या फिर मार्ट में जाते हो, तो मार्ट में जाने पे आपको पता चलता है, फिर मॉल में जाने को, कि कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी वस्तु है, वो पर्टिकुलरली एक कॉर्नर में हमारी लगी होती है। ठीक है, जो हमारा जब आप मार्ट में ही जाते हो, तो मैं बात करूँ, एक तरफ आपके डेयरी प्रोडक्ट्स लगे होंगे, एक तरफ आपके आटा ये सब लगे होंगे, एक तरफ हमारे सर्फ़ वग़ैरह ये सारे की सारी चीज़ें लगी होती हैं। सेम हम जब जाते हैं आपके कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए मॉल में, तो आपको पता है किधर बच्चों का सेक्शन है, किड्स सेक्शन है, किधर जेंट्स का सेक्शन है, किधर फीमेल का है, फीमेल में भी किधर सूट मिलेंगे, किधर वेस्टर्न कपड़े मिलेंगे, किधर वूलन मिलेगा। तो इस तरीके से सेक्शंस हमारे डिवाइडेड होते हैं, ताकि आपको जो है ना कोई भी पिक करने में जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो नहीं तो आपको बहुत टाइम लगा देंगे। सेम हमारे जब एलिमेंट्स थे उस टाइम पे स्टार्टिंग जब हुई थी, तो एलिमेंट्स उतने थे नहीं नोन, कम एलिमेंट थे, बट धीरे-धीरे हमारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, तब जाके आज 118 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे, तो ज़रूरत थी कि इन एलिमेंट को क्यों ना हम कैटेगराइज़ कर लें, इनको हम क्लासिफाई कर लें कि कौन-सा एलिमेंट जो है हमारा किस कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से हमारा एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने लगी कि एलिमेंट कौन से किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया, तो उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे, ताकि उनकी फर्दर स्टडी करने में, उनके रिएक्शंस में, सारी की सारी चीज़ों में आगे चल के हमें कोई भी डिफिकल्टी ना हो। दैट्स वाई हमारा जो है क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तत्वों की संख्या बढ़ने के साथ उनका अध्ययन जो है ना वो हमारा कठिन होने लगा था, क्योंकि एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। अब एलिमेंट्स की स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा था, दैट्स वाई हमको उसको कैटेगराइज करना था। दूसरी चीज़, समान गुणों वाले तत्वों को समूह में बांटने से अध्ययन सरल हो गया। तो आज हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की हमने ग्रुपिंग कर दी है, अब उनको आराम से हम स्टडी कर सकते हैं। एक तरफ एल्कली मेटल है, एक तरफ मेटल्स हैं हमारे, एक तरफ नॉन मेटल्स, एक तरफ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो आप इजीली जो है इनकी स्टडी कर सकते हो, उन सारे के सारे तत्वों को। दैट्स वाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट। इसलिए हमको ज़रूरत जो है एलिमेंट को क्लासीफाई की आपको हमको महसूस हुई। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो स्टार्ट है वो इसमें पीपीटी में नहीं दे रखा है, मैं आपको ओरली बताऊंगी। लुवेज़ियर क्लासिफिकेशन जो है हमारी स्टार्ट हुई थी, तो इन्होंने एलिमेंट्स को जो है ना दो कैटेगरी में से, बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन था, एलिमेंट्स को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था आपका। एक था हमारे मेटल्स और दूसरा था हमारा नॉन मेटल। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले लुवेज़ियर क्लासिफिकेशन 1789 में आई थी, ये लुवेज़ियर क्लासिफिकेशन
ये सबसे पहले आई थी हमारी, ठीक है, ये हमारी सबसे पहले आई थी। ये अभी आप ऊपर जो देख रहे हो ना, सॉरी, हाँ, हमारा जो नेक्स्ट आएगा ना डोवेनियर ट्राइड वाला, इससे भी ये हमारा पहले आई थी, क्योंकि ये आपको 1789 में ही देखने को मिल गई थी। कब? हमारा 17, ये आपका देखो सबसे पहला जो है अटेम्प्ट इन्होंने किया था 1789 में कि एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्लासिफाई। इट वाज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया था। एंड दैट टाइम सिर्फ 33 हमारे एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे। तो कितने एलिमेंट्स थे? 33 एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट अर्थ पे प्रेजेंट नहीं थे, हमको नहीं पता था, ठीक है, हमको नोन नहीं थे, उतनी हमारा एडवांस नहीं थी साइंस, तो बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उस समय तक सिर्फ 33 एलिमेंट थे और इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, ठीक है। इन्होंने क्या है, हमारा 2 कैटेगरी बनाई। एक आपकी थी मेटल, एक थी हमारी मेटल और दूसरी थी हमारी नॉन मेटल, मेटल्स एंड आपका नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सिंपली इन्होंने 2 कैटेगरी में आपके जो है 33 एलिमेंट्स जो उस टाइम पे नोन थे उनको कर दिया कैटेगराइज, ठीक है। लेकिन इससे ही हमारी सारी चीजें नहीं हो जाती, आगे चल के फिर और एलिमेंट्स आने लगे, ठीक। ये बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्लासिफिकेशन था कि एक हमारे धातु होते हैं, एक हमारे हमारे अधातु होते हैं। लेकिन बाद में क्या है, आपके और भी एलिमेंट्स आने लगे। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि फिर हमारे आए थे एक डोवेनियर साहब निकल के। इन्होंने क्या, इन्होंने कैटेगराइजेशन किया, इन्होंने निकाला अपना, जिसको हम बोलते हैं डोवेनियर्स ट्राइड, और ये आए थे 1829 में। कब? 1829 में इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को 3 समूह में, ट्राइड्स में डिवाइड किया था। किसमें? ट्राइड्स में बांटा था, 3 समूह में बांटा था। और इन्होंने बांटा कैसा था? बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में, एलिमेंट्स को बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जो है इन्होंने डिवाइड किया था। ही ग्रुप्ड एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू सेट्स ऑफ 3 ट्राइड्स, 3 के सेट बनाए इन्होंने, जिनकी हमारी कहीं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, एक जैसे जिनके रासायनिक गुण थे। उन 3 केमिकल्स को, सॉरी, उन 3 एलिमेंट्स को इन्होंने एक एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये जो तीनों है ना, इनको क्या क्या करा इन्होंने, इन तीनों को आपका सेम ग्रुप में रख दिया, ठीक है। अब इनकी तीनों की जो रासायनिक प्रॉपर्टी थी, रासायनिक गुण थे, वो हमको देखने को मिलेंगे कि सेम थे। और इन्होंने एक चीज और करी, देखो ऐसे बनाती हूँ, ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया, ये एक बॉक्स में एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। इनका कहना था ए का और बी का जो हमारा एटॉमिक मास है, मतलब ए का और एटॉमिक बी, सॉरी, ए और बी का, रुको गलत हो गया, ए और सी का, इन दोनों का जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होगा, एटॉमिक मास होगा, उसका अगर हम क्या एवरेज निकालें तो वो हमारे इसके बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज जो दूसरा बीच में प्रेजेंट एलिमेंट है उसके बराबर आता है, ये इनका नियम था। क्या बोला उन्होंने? मध्य तत्व का परमाणु भाग लगभग अन्य 2 तत्व के औसत के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो होगा हमारा परमाणु एटॉमिक मास, वो इन दोनों के औसत के बराबर होगा, इन दोनों के एवरेज के आपको बराबर देखने को मिलेगा। द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली एवरेज ऑफ द 2 अदर वन, मतलब अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के सामने आएगी, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट में हम देखेंगे। अब देख लेते हम इनको, ठीक है। तो इनके कुछ आए, जैसे पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स को इन्होंने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। किसको? सोडियम, लिथियम और हमारा पोटेशियम। अब इनका कहना था लिथियम और पोटेशियम का जो हमारा एटॉमिक मास है, उसका जब हम एवरेज निकालेंगे वो हमारा किसके बराबर आएगा? सोडियम के बराबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सोडियम के बराबर हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो जैसे कि इन्होंने क्या करा, हमारा 7 और 39, 7 और 39, ये क्या हुआ टेबल में, आई डोंट नो, ठीक है। 7 और 39 को प्लस करेंगे, 7 और 39 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये कहाँ से आया पता नहीं, डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, ठीक है। तो हमको अप्रोक्स कितना देखने को मिलेगा? अप्रोक्स में आपको 23 देखने को मिल जाएगा, वही इनका कहना था कि ये जो है आ गया। सेम कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और हमारा बैरियम इन्होंने रखा। तो कैल्शियम और बैरियम का दोनों का एवरेज निकाल के, एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के जितनी संख्या है, जितनों के हैं, ठीक है, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, यही तो होता है ना। तो इसमें क्या था हमारा, कैल्शियम का देखने को मिलता है एटॉमिक मास है हमारा 40 और हमारा बैरियम का कितना है? 137। तो 40 + 137 डिवाइड बाय 2,
ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो 88 पॉइंट हमारा 5 निकलता है, तो बीच वाले का 88 था, अप्रोक्स इतना था, अप्रोक्स में वैल्यू हमारी आ रही है। फिर अगला बात करो तो एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का और आयोडीन का। क्लोरीन का 35.5 होता है, वहीं आयोडीन का होता है हमारा 127। ठीक है, इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो हमारा कितना आया, 81.25 आया, और यहाँ पे देख रहे हो 80, मतलब ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी पास है, कहीं नजदीक है उनके एवरेज के। तो लेकिन इनकी लिमिटेशन थी कि कुछ ही तत्वों को ये इस तरीके से, कुछ ही हमारे एलिमेंट्स को इस प्रकार से ये जो है हमारे क्या कर पाए थे, कैटेगराइज कर पाए थे। अदर पे आके फिर वो चीज़ हमारी फेल होने लग जाती है। वो जो बात कर रहे थे कि पहले का और तीसरे का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास बन जाएगा, तो वो चीज़ आगे चल के क्या है, फॉलो नहीं हो पाई। ये इनकी लिमिटेशन थी। ओनली अ फ्यू एलिमेंट कुड बी अरेंज, बहुत ही कम एलिमेंट्स या तत्व तो ऐसे थे जिनको हम अरेंज कर पाए थे, बाकियों को हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब कौन आते हैं, अब आते हैं हमारे ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इनका क्या है, अष्टक का नियम जिसको बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक का नियम आता है। इन्होंने क्या दिया, अष्टक का नियम, 7 सुर आपने देखे, 7 सुर, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है, सा रे गा मा पा दा नी, फिर दोबारा से सा आ जाता है घूम के। अब इनका क्या कहना था, अब इनका कहना था कि हर 7 के बाद 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ से रखो, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर ABCD करके रखते हैं, ABCDEF, ठीक है, G। अब G के बाद जो एलिमेंट आएगा ना H, उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेंगे, H, IJKLMN, अब फिर से रिपीट होगा के बाद हो, मतलब कि इस इधर जो आ रहा है उनकी सेम प्रॉपर्टी है, इधर जो आ रहा है उनकी सेम प्रॉपर्टी, मतलब हर 7 के बाद 8वां एलिमेंट जो है अपने पहले 7 से पहले वाले एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टीज को क्या है, मैच कर रहा है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज होंगी, तो इस तरीके से इन्होंने क्या है, एलिमेंट्स को अरेंज करा था। प्रपोज्ड बाय हमारा जॉन न्यूलैंड, कब, 1866 में आया था। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था इन्होंने, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इन्होंने एटॉमिक वेट के, एटॉमिक मास के जो है बढ़ते क्रम में इसको सजाया था, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाया था, मतलब इसका कम उसका ज्यादा एटॉमिक मास, फिर इस तरीके से जब हम सजा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हर 7 के बाद 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। ठीक है, हर 7 में के बाद 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है रिपीट हो रही है। ठीक है, इन्होंने बोला प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण दिखाता है, ठीक संगीत के अष्टक की तरह। तो पहला वाला हमारा पहले तत्व के 8वां तत्व जो आता है वो पहले वाले के सेम हमारे गुण जो है दिखा देता है, ये इनका मानना था। एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक द ऑक्टेव इन म्यूजिक। सीमाएं क्या थी, केवल कैल्शियम तक ही ये जो है सही हो पाए थे और उसके बाद सही नहीं हो पाए थे। और दूसरा आप देखोगे कि कई बार इनको एक जगह पे दो एलिमेंट्स भी इन्होंने पुट करें, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी ऊपर वाले से मैच कर रही है, तो कई जगह पे एक ही ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। अभी आगे देखते हैं। लिमिटेशन थी वर्क ओनली अप टू कैल्शियम, लेटर एलिमेंट्स डिड नॉट फिट, बाद में जो हमारे एलिमेंट्स थे वो इसमें आपका फिट नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, उस समय नए तत्व और निष्क्रिय गैसों का ज्ञान नहीं था। अब इन्होंने क्या बोला, एक चीज और इन्होंने बोली, इन्होंने कहा नए एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं। जब इनसे पूछा गया कि अगर हमारे न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि समय समय पे हमारे एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हो रही थी, तो इनसे पूछा कि अगर हमारे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती तो हम उनको कहाँ प्लेस करेंगे। तो इन्होंने कहा नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी ही नहीं, तो इनके अनुसार जो था नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी नहीं, तो न्यू एलिमेंट्स के लिए इन्होंने अपनी इस टेबल के अंदर, ठीक है, अपने इस क्लासिफिकेशन के अंदर, कैटेगराइज के अंदर कोई जगह ही नहीं दी थी, तो दैट्स वाई ये हो जाते हैं फेल। देखते हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा ये आपके फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है नए एलिमेंट्स की कोई भी जगह नहीं दी थी। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हमारे मेयर साहब, लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इन्होंने एक एटॉमिक वॉल्यूम कर्व दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाई। देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मैं बता दूं आपको। एंड लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट।
निष्कर्ष क्या निकला, समान गुण वाले तत्व नियत अंतराल पर हमारे दोहराते हैं, बस इतना ही याद रखो। कंक्लूजन क्या था, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इन्होंने बस ग्राफ बनाया, एक तरफ हमारा एटॉमिक वॉल्यूम रखा, एक तरफ हमारा एटॉमिक वेट रखा, तो नियमित अंतराल के बाद इन्होंने देखा कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, और एक चीज और पता हो, देखो हमारी जो अभी आपकी न्यू एनसीईआरटीज है उसमें से हमारा जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका जो है काट दिया है। आई डोंट नो व्हाई, क्या चाहते हैं ये लोग बच्चों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं पढ़ाएंगे। मुझे बहुत ही सरप्राइज लगता है, देखिए इतने इंपॉर्टेंट कुछ हमारे चैप्टर्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया और हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब एक फाउंडेशन बनाता है हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स की ये चैप्टर्स। और क्या सोच के, क्यों सोच के, पता नहीं, जो बोर्ड होता है हमारा जो ये सब डिसीजंस लेते हैं, क्या सोच के इन्होंने डिसीजन लिए हैं कि इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है बच्चों के सिलेबस से आप हटा रहे हो, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आने वाली बच्चे पीढ़ी क्यों पढ़ेगी, अभी तो फिर भी ठीक है लोगों को पता है, लेकिन आने वाले 8-10 साल बाद देखो हमको पता भी नहीं होगा। तो मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है, बट इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी आपका हटा देना सिलेबस से वो पॉइंट नहीं बनता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है बता सकते हो। ठीक है, तो हम आते हैं हमारा, अब हम देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब आप बोलोगे जब एनसीईआरटी में नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं पता कि पूछ ले वो क्वेश्चन, तो इसलिए हमारा है ऑन अ सेफर साइड कि हम अभी जो है इसको पढ़ के चलते हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे। पहला है हमारा, इन्होंने क्या कहा था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हमारी 1869 में आई थी, मेंडलीव की आवर्ती सारणी। यहाँ से जो है सवाल बनते हैं, इससे सवाल बनते हैं, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपके सवाल बनते हैं। इन्होंने किसने दी थी ये, इनका नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। 1869 में जो है इन्होंने अपना ये क्लासिफिकेशन दिया था। क्या बोला था इन्होंने, नियम था इनका, तत्वों को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम और समान रासायनिक गुणों के आधार पर इन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ही वाज द फर्स्ट, इनको प्रॉपर्ली इन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड करा। कैसे ग्रुप में डिवाइड करा, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब इसका ज्यादा, इसका कम, उसका उससे ज्यादा, नेक्स्ट उससे ज्यादा, नेक्स्ट उससे ज्यादा, इस तरीके से एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया, सॉरी क्लासिफाई किया। फिर लॉ की बात करेंगे, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एलिमेंट्स को, फिर आता है हमारा अरेंजमेंट। तो इस इनके समय तक जो है 63 एलिमेंट्स वर नोन। 63 एलिमेंट्स को इन्होंने 8 ग्रुप में बांटा और हमारे 7 आवर्त यानी कि 7 पीरियड्स में आपके बांट दिया। 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स में इन्होंने एलिमेंट्स को जो है हमारा बांटा था। सो ही वॉज अ फर्स्ट जिन्होंने हमारे रोज और कॉलम्स में आपका जो है टेबल को डिवाइड किया था, प्रॉपर्ली आपकी जो है टेबल बनाई थी। तो जो हमारे रोज थे वो थे पीरियड्स और जो हमारे ग्रुप्स थे वो क्या थे, आपके कॉलम। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये आपकी रोज है, रोज है। ठीक है, ये हमारी रोज है, ये हमारे कॉलम है। तो ये रोज जो है ये क्या है, ये है आपके पीरियड्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये है आपके पीरियड्स। ठीक है, ये है हमारे, इस तरीके से चलेंगे। ऐसे लिखो, कहाँ लिखा जाएगा, मतलब इस तरीके से, जैसे पहला, रुको रुको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे क्या होगा, ये है हमारे पीरियड्स। ठीक है, और ये है हमारे क्या, ये आपके कॉलम्स हैं। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये है आपके क्या, ग्रुप्स। ठीक है, तो ये है हमारे ग्रुप्स। इन्होंने क्या है, रोज में और कॉलम्स में, ग्रुप में, और हमारे कितने, ये ग्रुप जो थे, ये ग्रुप का नंबर कितना था, ग्रुप थे हमारे 8 और हमारे जो पीरियड्स थे ये थे आपके 7। तो टोटल 8 समूह और 7 आवर्तों में जो है इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया और क्लासीफाई कर दिया। और उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स कितने थे, 63 थे। कितने थे, 63 ही है ना, हाँ 63 थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, साथ ही कुछ अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी इन्होंने छोड़ा था। अच्छा, इन्होंने क्लासिफाई किस बेस पे किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज किस बेस पे निकाली, इन्होंने क्या किया, 1 बाय 1 करके सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स थे एक एक करके इन्होंने सारे एलिमेंट्स की रिएक्शन कराई थी। और वो रिएक्शन इन्होंने किसके साथ कराई, रिएक्शन कराई हमारा हाइड्रोजन एंड हमारा ऑक्सीजन।
ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे रिएक्शन कराने के बाद सारे के सारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया और हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। उसके बाद इन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक मास में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन से मुझे याद आया, शायद मैंने आपको बताया नहीं, इस वाली टेबल में हमने देखा था, मतलब मेंडलीव्स लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में इतना याद रखना कि इसने फर्स्ट एलिमेंट इनका था कौन सा, हाइड्रोजन, और हमारा इनका लास्ट एलिमेंट्स वाज थोरियम। ठीक है, लास्ट एलिमेंट थोरियम था हमारा, लिख लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड लास्ट एलिमेंट वाज थोरियम। ये हमारा सवाल जो है पूछ लिया जाता है, तो ये चीज याद रख लेना। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ सारे सारे एलिमेंट्स की क्या है रिएक्शन करवाई, और उसके बाद सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के बाद ही इन्होंने क्या है उसको अरेंज किया था। और साथ ही इन्होंने ना जगह भी छोड़ी थी कि आने वाले टाइम में जब एलिमेंट्स को डिस्कवर करेंगे तो उनको यहाँ पर हम जो है पुट कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एका बोरोन करके एक जगह छोड़ी थी जिसमें बाद में आके हमारा स्कैंडियम जो एलिमेंट है वो फिट बैठा था। दूसरी इन्होंने एका एल्यूमिनियम करके जगह छोड़ी थी जहाँ पे हमारा कौन सा आपका गैलियम एटम आ गया, एका सिलिकॉन जहाँ हमारा जर्मेनियम एटम आ गया। तो मतलब कि एलिमेंट्स आके वहां पर फिट बैठ गए इन्होंने जो जगह छोड़ी थी। कुछ तत्वों के एटॉमिक वेट्स भी इन्होंने सही किए थे, कुछ केमिकल्स के एटॉमिक वेट्स को भी इन्होंने करेक्ट करने का काम किया था। ठीक है, अचीवमेंट क्या है, नए केमिकल्स की इन्होंने भविष्यवाणी की। इनका ऐसा मानना था कि नए हमारे केमिकल्स जो है आने वाले समय में डिस्कवर होंगे। न्यूलैंड्स की तरह नहीं बोला इन्होंने कि नहीं आने वाले समय में एलिमेंट आएगा ही नहीं, जो है जितने भी हैं बस इतने ही हैं और ऐसे ही हम इनको अरेंज कर सकते हैं। बट इन्होंने कहा कि नए एलिमेंट्स जो है हमारे डिस्कवर होंगे और हम उनको कैसे कैसे आपका अरेंज कर सकते हैं। साथ ही तत्वों की वैलेंसी और गुणों के अनुसार इन्होंने वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन वैलेंसी एंड प्रॉपर्टीज और वैलेंसी के बेसिस पे हमारा एलिमेंट्स को क्या किया इन्होंने आपका कैटेगराइज। आई थिंक इनका कहीं भी हमने टेबल दे रखा है, नहीं दे रखा है। ओके ठीक है, हाँ तो मतलब मैं बता देती हूँ, इनका सेम वही था कि कुछ समय के बाद आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी खुद को। ठीक है, प्रॉपर्टीज वर रिपीटिंग इटसेल्फ। एक समय अंतराल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। दूसरा इनका एक और ड्रॉबैक बताती हूँ, इनका एक ड्रॉबैक था कि जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स को जो है ना ये अरेंज नहीं कर पाए थे। आइसोटोप्स को जो है ये प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर पाए थे। जैसे हमारा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, तो सीमाएं क्या थी, हाइड्रोजन की स्थिति जो है ये निश्चित नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन जो है कहाँ होगी ये उसको नहीं बता पाए थे। ठीक है, बिकॉज हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं तो उनको क्या है ये अरेंज नहीं कर पाए थे। आइसोटोप्स की व्याख्या जो है नहीं की जा सकी। एटॉमिक वेट क्रम में कुछ विसंगतियां दिखी थी और हमारा कोबाल्ट और निकल की स्थिति जो है इनकी टेबल के अंदर उल्टी हो जाती है। देखो अब तक जो है प्रॉपरली हमारे क्लासिफाई एलिमेंट्स को क्यों नहीं हो रहा है पता है, उसका रीजन है कि सारे के सारे ये जो हमारे साइंटिस्ट थे ये एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे। एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक द्रव्यमान के बेस पे, परमाणु द्रव्यमान के बेस पे। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जैसे ही हमारा एटॉमिक वेट को एक पैरामीटर ना रखे, जैसे ही एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमारी पीरियोडिक टेबल बनेगी, तब जाके आप देखोगे जितनी भी आपकी लिमिटेशन थी, जितनी भी विसंगतियां थी, सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी जैसे ही हम जो है एटॉमिक नंबर के बेस पे आपका करने लगेंगे। तो इन सब की कमी इतनी ही थी कि ये सब लोग कोशिश कर रहे थे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। ठीक है, फिर आता है हमारा आधुनिक आवर्त नियम और सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 1913 में आई थी और किसने दी थी, ये हमारे हेनरी मोस्ले ने दी थी। हेनरी मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था। ठीक है, प्रस्तुत करता हेनरी मोस्ले हैं इसके। प्रपोज्ड बाय, नियम क्या करा इन्होंने, तत्वों को के गुण उनके एटॉमिक नंबर, अब आया सही, अब इन्होंने सही चीज पकड़ी, इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है एलिमेंट्स को हमारा पुट करने लगे। और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में देखा था, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम
इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। वैसे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल मात्रा में होते हैं, बट स्टिल हम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर है कभी इधर उधर भाग जाता है वो। ओके, तो हमारा इन्होंने क्या है, इन्होंने बोला कि तत्वों के गुण उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, उनके एटॉमिक मास पर नहीं। said that कि the chemical properties of an element is based on its atomic number not on atomic mass, so that's why सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी सही हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ना कि हमारा एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे कर रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में मेंडलीव ने जैसे ही हमारे एलिमेंट्स को, तत्वों को रखा, और सारी की सारी प्रॉब्लम जो आ रही थी पहले कि हम सेम एलिमेंट्स मतलब इधर उधर हमारे जा रहे थे, सेम जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक इधर पड़ा है दूसरा उधर पड़ा है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएंगी जैसे ही एटॉमिक नंबर को पैरामीटर बनाते हैं ये। अरेंजिंग एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर सॉल्व ऑल इश्यूज ऑफ मेंडलीव्स टेबल। ठीक है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बराबर हमारा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी नील्स बोर और हेनरी मोसले डेवलप्ड बाय, हमारा आधार बेसिस क्या था, एटॉमिक नंबर था, ये देख लेना। अब आती है हमारे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो वही रोज और कॉलम्स में जो है टेबल को हमारी पूरी की पूरी डिवाइड किया था। और बात करें पीरियड्स की, पीरियड थे हमारे 7 पीरियड थे जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज थी। ठीक है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल रोज, ये हमारे 7 थी। ठीक है, ये हमारे क्या 7, 1 2 3 4 5 6 और आपके 7। सेम कॉलम्स कितने थे, सॉरी ग्रुप, मतलब कि कॉलम वही ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना 1 2 3, ये हमारे अप टू द 18 थे, ये आपके देखने को मिलेंगे, ग्रुप्स थे हमारे 18। ठीक है, तो यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स और हमारे 7 हॉरिजॉन्टल रो जो है आपको देखने को मिलेंगे। और कुल तत्व जो है क्लासिफाई करें कितने, 118। अभी जो है नोन हमारे तत्व है 118। ठीक है, और अब मैं पूछूं आपसे नेचुरल एलिमेंट्स कितने, हाउ मेनी नेचुरल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो देखो एनसीईआरटी का ही बताती हूँ। एक में लिखा है एक जगह पे 94, ठीक है, दूसरी जगह पे लिखा है हमारा 98 नेचुरल फाउंड एलिमेंट्स। एनसीईआरटी खुद में ही आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारे क्या थे, ये थे आपके पीरियड्स, और ये थे हमारे क्या आपके, ये हैं आपके ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या थे हमारे ग्रुप्स हैं और ये हैं आपके पीरियड्स। तो इस तरीके से इन्होंने जो है डिवाइड आपका कर दिया था। अब हम देखेंगे, ये है हमारी, ये पीरियोडिक टेबल थी। अब एक हर ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, इनकी जो गुण हैं वो हमारे सेम होने वाले हैं। अब आपने सोचा ये सेम गुण आपके होने वाले क्यों है, क्यों इन सब के सारे एलिमेंट, सारे के सारे तत्वों के सेम गुण हैं हमारे, तो उसका रीजन है कि इनके इनके जो वायतन कोश है, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में सबकी में सेम इलेक्ट्रॉन है। इधर आप देखोगे सारे के सारे एलिमेंट्स के हमारे आउटर मोस्ट सेल में आपके एक एलिमेंट ही देखने को मिलेगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलेगा। कोई सा उठा लो, ठीक है, 37 उठा लो, ठीक है, नहीं नहीं चलो 37 ज्यादा हो जाएगा। अभी सोडियम उठाओ, ठीक है, सोडियम उठाओ, सोडियम में 11 होते हैं, पहले में 2 भरे जाएंगे, ठीक है, 2 उसके बाद 8 भरे जाएंगे, 2 और 8 10 हो गया। बाहरी शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इन्होंने ये बताया कि कौन सा हमारा एलिमेंट जो है, कितने उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसकी बैलेंसी कितनी है, यही डिसाइड करती है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी होगी, वो कैसा एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये डिसाइड होता है कि उसकी बैलेंसी कितनी है, उसका बैलेंसी क्या है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इस तरीके से हमारे अरेंज करे। सेम हम यहाँ पर देखेंगे, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने, 2 ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कितने दिखाई देंगे, सबके सारे के सारे के आउटर मोस्ट शेल में हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये हैं आपके ग्रुप्स। ग्रुप्स नंबर कितना था, अभी हमने देखा 18 ग्रुप्स में डिवाइड करा। वही हम इस तरीके से ये रोज की बात करेंगे, तो रोज हमारी कितनी हो जाएंगी, रोज हो जाएंगी आपकी 7। और लैंथेनर और एक्टिनाइड्स को इन्होंने जो है अलग से आपका टेबल में पुट किया है। ठीक है, अलग से हमारा टेबल में जो है इन्होंने इसको पुट किया है। सबसे पहला हमारा ये क्या है, ये है एल्कली मेटल्स, एल्कली
मेटल क्या है? एल्कली मेटल्स हिंदी में बोले तो ये हो जाएंगी हमारी क्षारीय धातु, ठीक है, सॉरी क्षार धातु, क्षार धातु। अगली होगी हमारी एल्केलाइन मेटल्स, ये हैं आपकी एल्केलाइन मेटल्स, एल्केलाइन मेटल्स। इंग्लिश हिंदी में बोले तो ये है हमारी क्या, ये है आपकी क्षार धातु, और हमारे एल्केलाइन मेटल्स हो जाएंगे आपके क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, कैसी? क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो हमारे पहले ग्रुप हो गए, ये ग्रुप वाइज याद रखो कौन से में कौन सी है, कौन से में कौन सी नहीं है, ठीक है, ये पूछ लेता है। 3 से लेके 12 तक सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखने को मिलेंगी। ये लिखा भी हमारा ट्रांजिशन मेटल्स, क्या? ट्रांजिशन मेटल्स जो है हमको ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये आपकी बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो इस तरीके से जो है हमारा इन्होंने इनको भी डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये देख लो, ये है हमारे नोबल गैसेस, और ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं आपके हैलोजेंस, ये हमारा हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। और ये हैं आपकी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी है? जो गैसेस किसी के साथ आपकी क्रिया नहीं करती हैं। क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट होता है पूरा, इनकी बाहरी वायतन कोश में, बाहरी कोश बोलो या फिर वायतन कोश बोलो या फिर आउटर मोस्ट सेल बोलो, तीनों एक ही बात है। इनके वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, और अष्टक का नियम क्या बोलता है? अगर किसी भी एलिमेंट के वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो अब वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। जब देगा नहीं, लेगा नहीं, तो क्या है? इलेक्ट्रॉन अपने आप में वो एलिमेंट स्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? जैसे देखो, हीलियम को हमने इसमें पुट करा, हीलियम, क्योंकि हीलियम ने देखा आउटर मोस्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम को हमने यहाँ पर आपका पुट कर दिया। फिर आता है हमारा क्या, अगला हम देखेंगे एलिमेंट, ये ठीक से दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। आप लोगों को दिख रही है प्रॉपर टेबल या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे शायद इस पे ब्लर दिख रही है, वहाँ पे सही हो। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। तो किसी भी कोई भी एलिमेंट जो है आप यहाँ से उठा सकते हो, जेनॉन उठा लो, कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, सबके वायतन कोश में हमको 8 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है, आर्गन उठा लो, कोई सा भी उठा लो, आर्गन ही है ना, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो सबके आउटर मोस्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सबके आउटर मोस्ट सेल में आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये जो है रिएक्शन को नहीं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई मैंने बताया था कि जो हमारे बल्ब्स हो गए, इन सब में आपका कौन सा क्या भरा जाता है? नोबल गैसेस भरी होती हैं, ठीक है, ताकि वो किसी के साथ रिएक्शन ना करें, ठीक है। ओके, ये एन ही है, नियोन है ये, ओके ओके भाई, नियोन है ये, ठीक है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। फिर हमारा आता है क्या? ये है आपका डी ब्लॉक। हाँ, और ब्लॉक्स में कितने में नापा बांटा इन्होंने? एस पी डी एफ। आपको जो है कितने ब्लॉक देखने को मिल जाएंगे? एस पी डी एफ, 4 जो है ब्लॉक्स हमको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो हमने सारे के सारे ग्रुप देखे, ये देख लिया हमने क्या है, ये लैंथेनाइड्स है, ये हमारे एक्टिनोइड्स है। इसमें देखो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं, नंबर याद रखो। लैंथेनोइड में 57 एटॉमिक नंबर से लेके 70 तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं। वहीं एक्टिनोइड्स की बात करें, 89 एटॉमिक नंबर से लेके आपको 102 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चले, अब हम बात करेंगे क्या, कुछ पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो टेबल है उनके, उसके बारे में देख लो। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन है। पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन पीरियोडिक फंक्शंस है। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है किसी की, रासायनिक गुण जो है किस पे निर्भर करते हैं? उसके एटॉमिक नंबर पे, नॉट ऑन एटॉमिक मास। अगला है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो कुल 7 हॉरिजॉन्टल लो है, तो जिनको हम 7 नंबर ऑफ पीरियड्स बोलेंगे। समूहों की संख्या बात करो तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे कुल 18 वर्टिकल ग्रुप्स यानी कि खड़ी स्तंभ इसमें होते हैं। ब्लॉक्स कितने होते हैं? तो एस पी डी एफ मैंने बता दिया, 4 ब्लॉक देखने को मिलेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इन्होंने सबको बांट रखा है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है ये याद रखो। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। और लास्ट नोन एलिमेंट कौन सा है हमारा? ऑर्गेन्सन, ठीक है, ओजी। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल के बेस पे, नॉन मेटल हो गए हमारे, मेटलॉइड्स हो गए, इस तरीके से इन्होंने हमारा करा है। एस ब्लॉक
एस ब्लॉक में क्या आता है? एस ब्लॉक में आता है हमारा ग्रुप 1 जिसमें है एल्कली मेटल्स और है हमारा ग्रुप 2 जिसमें है हमारी एल्कलाइन मेटल। ठीक है, तो ये है आपका एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप आते हैं, एल्कली मेटल वाला और हमारा एल्कलाइन मेटल्स वाला। ठीक है, एल्कली और हमारा एल्कलाइन मेटल्स वाला 2 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसा? मेटल्स, नॉन मेटल्स, सॉरी हाँ, हमारा एल्कली मेटल्स क्षारीय धातु और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि हमारी क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, फिर आता है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक आपको पी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस, इसमें सबके सब आ जाते हैं। देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, ये है हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, ये है हमारा पी ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक है? 13 से लेके 18 तक देखने को मिलेगा। कहाँ? 13 से लेके 18 तक आपको पी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगा। अगला है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके 12 तक आते हैं। ग्रुप 3 से 12 को हम बोलते हैं डी ब्लॉक। इसमें ट्रांजिशन मेटल होती हैं, कैसी? संक्रमण धातुएं होती हैं शामिल। कैसी? संक्रमण धातुएं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। फिर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स और हमारा एक्टिनॉइड्स को इन्होंने डाला है। लैंथेनॉइड का नंबर हमारा 57 से 71 और एक्टिनॉइड का आपका 89 से 103। देखो, ठीक है, ये हमारा लैंथेनॉइड्स 57 से 71। ठीक है, 70 है इसमें तो। और दूसरा हमारा है ये आपका हो गया एक्टिनॉइड्स जिसमें 102 तक आपको देखने को मिलेगा। एक बार इसको देखो, हमारा एक इसमें से ना एलिमेंट जो है ना वो गायब है जिसका नाम होगा आपका, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, LU। ठीक है, नाम तो लिखा ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं ल्यूटीटिटम, ऐसे करके कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो वहां से जो है एक हमारा गायब है। एक सेकंड, एक हमारा यहाँ पर भी गायब है एक्टिनॉइड का। ठीक है, तो वो है हमारा LR जिसका नंबर होता है, इसका होगा 71 और इसका होगा 103। ठीक है, इसका होगा 103। तो टोटल जो है हमारे लैंथेनाइड्स होते हैं 57 से लेके 71 तक देखने को मिलेंगे। एक्टिनाइड्स आपको देखने को मिलेंगे 89 से 103 तक। एक्टिनाइड्स 89 से 103 तक। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगर सबसे भारी प्राकृतिक एलिमेंट की, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट्स की, तो वो है हमारा यूरेनियम हो जाता है। कौन सा? यूरेनियम है हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मैनमेड नहीं है ये। फिर आता है हम मुख्य आवर्त गुणधर्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी। अभी हम देखेंगे इसको, इस चीज़ को, कि ऊपर से नीचे जाते पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, घटती है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है। ये सारी की सारी हमारी पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज गिवन है, कहाँ से कहाँ तक जाने पे क्या बढ़ता है क्या घटता है, ये हम देखेंगे एक एक करके। ओके, तो बात करें, लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू 6 पीरियड। लैंथेनॉइड्स हमारा 6 पीरियड में बिलोंग करता है और इनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्व। एक्टिनाइड्स 7th पीरियड में आता है हमारा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पता है कौन से होते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों को, ये बताओ मुझे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स अर्थ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं या फिर हमारे कम मात्रा में पाए जाते हैं? ठीक है, नाम तो रेयर है, बताना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या फिर हमको वो कम मात्रा में है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा है ये, एक सेकेंड, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। वैसे ये तो हम बात कर चुके हैं शायद, रुको रुको। अच्छा, आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स याद करा दें? ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि अब ना हम थोड़े से कुछ एलिमेंट्स को याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं ना, वही हाले ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए तो बाप राजी। ठीक है, हमारे टाइम में बोलते थे बाप रोए, लेकिन अब तो बेटा धमकियां देता है तो बाप मान जाता है बेचारा, तो अब हो गया है वो बाप राजी। ठीक है, पहले हम बोलते थे बाप रोए। तो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हम ना कुछ ग्रुप्स को याद करने को, अब आपको लगे कि पूरी की पूरी टेबल याद हो जाएगी ऐसे ट्रिक्स से, तो पूरी की पूरी टेबल याद नहीं होगी और याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ जो बहुत फेमस से आपको ऐसे ट्रिक्स हैं, तो उनसे जो है हम कुछ एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ग्रुप वन की, वन ग्रुप की। तो वन ग्रुप को कैसे? हाइड्रोजन आता है सबसे पहले, हे ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेसियम।
सेकंड की बात करेंगे तो हमारा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, एक सेकेंड, अगले हम देखेंगे तो है, अगला है हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, राजी या फिर रोए, रोए बोल लो। ठीक है, रोए भी बोल सकते हो, राजी भी बोल सकते हो। ठीक, तो हमने पहला ग्रुप देखा, हेलिना करे रब से फरियाद। दूसरा देखा बेटा मांगे कार स्कूटर, ये ई है, इट्स ई। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अगला देखते हैं हम इधर, और उधर साइड हम चलेंगे, फिर हम चलेंगे आपकी 13 पे, ग्रुप नंबर 13 की बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 13, 13 में क्या है हमारा, 13 देखेंगे तो है हमारा बैंगन आलू गाजर इन ठेला। ठीक है, अगला हम देखेंगे 14 नंबर, 14 ग्रुप की बात करेंगे। देखो ये है हमारी कार्बन फैमिली, तो काशी गए शंभू और हमारे क्या प्रभु, काशी गए शंभू प्रभु। ठीक है, अगली है हमारी कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगी। ठीक है, अगली है हमारी 15, इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है, ये हमारा सब बीमार, या फिर ऐसे भी याद रख लो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, सब बर्बाद। ठीक है, ग्रुप नंबर हम 17 जो हैलोजन ग्रुप है ना, ठीक है, उसको बारे में देख लेंगे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, और है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस्टेटाइन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 18 की। ठीक है, 18 की, 18 की बात करेंगे तो यहाँ से शुरू होता है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और है हमारा रेडनॉन। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाता है आपका, सॉरी नोबल गैसेस हो जाएंगी ये हमारी। अब हम ना अपनी बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पीरियड की, एक सेकेंड, हाँ पीरियड में बात करेंगे तो 6 पीरियड में आता है आपका रियर अर्थ मेटल, और हमारा 7th पीरियड में आता है हमारा एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में एटम का नंबर अगर आप बात करोगे तो हमारा 57 से 71 तक हो जाता है, और वही हमारा एक्टिनाइड्स आ जाते हैं आपका 89 से 103 तक। इसको अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इससे सवाल आपके जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को अलग से भी रख लिया है। ब्लॉक और ऑर्बिटल फिलिंग की बात करेंगे तो ये हमारे जाएंगे लेंथेनॉइड्स 4f ऑर्बिटल में जाते हैं। आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कैसे एसपीडीएफ हमारे 1s 2s 2p इस तरीके से आपके काम करते हैं 4f ऑर्बिटल में, और हमारे एक्टिनॉइड्स तो ये हमारे जाते हैं 5f ऑर्बिटल में। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मोस्टली जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं उनकी +3 आ जाती है। +3 का मतलब है ये लूज कर रहे हैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को, किसी और को जो है ये दे रहे हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं एक्टिनॉइड्स की बात करें तो एक्टिनॉइड्स में वेरिएबिलिटी होती है, कहीं कोई कोई एलिमेंट है +3 भी देखने को मिलेगा, +4 देखने को मिलेगा, +5 +6 एक्सेट्रा जो है हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेचर मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, और हमारे ये कैसे होते हैं, मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट हमारा प्रोमेथियम, और मोस्टली हमारे कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। जब हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की, एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली। केमिकल रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिव देन एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के कंपैरिजन में हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, कैसे, कम रिएक्टिव होते हैं, और ये होते हैं हमारे मोर रिएक्टिव। ये हमारे कैसे होते हैं, मोर रिएक्टिव। अब रेडियो एक्टिव ये क्यों होते हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं मैंने, और आपको ये भी बताया था कि हमारे 80 के बाद से कैसे एलिमेंट्स जो हैं रेडियो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ भी आपको बताई थी इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ब्लॉक, ये तो देख लिया। हाँ, अकरेंस की बात करेंगे, फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में प्रकृति में देखने को मिलते हैं, और ये होते हैं हमारे मोस्टली सिंथेटिक होते हैं, और कुछ ही ऐसे देखने को मिलेंगे जो हमारे प्राकृतिक रूप से आपके नेचर में पाए जाते हैं, और मोस्टली कैसे होंगे, सिंथेटिक होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स लैंथेनम सीरियम और हमारा सैमिडियम या ट्रीबियम और आपका थूलियम।
एक्टिनोइड्स में यूरियम, प्लूटोनियम, एंस्टीनियम, नोबेलियम, आपका लॉरेंसियम और हमारा मेंडेलिवियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये याद रखना। लैंथेनोइड, एक्टिनोइड्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या 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 होते हैं, नीचे जाने पर क्या चीज़ बढ़ रही है, ऊपर जाने पर क्या चीज़ घट रही है, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल हमारा कैसे काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे सवाल बनते हैं। पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आवर्त अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड्स में हमारा घटता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और हमारा समूह में डाउन टू अ ग्रुप आपको जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू एडिशन इन न्यू सेल, न्यू सेल के एडिशन की वजह से एनर्जी लेवल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे हमारा घटेगा। देखो, जब हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता है कि हमारे एटम्स का नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है। जब हम टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा इंक्रीज कर रहा है, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे उतने ही, जैसे KLMNO जो शेल देखी थी, वो KLMNO जो हमारे शेल हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, कोश बढ़ते जाएंगे, तो कोश बढ़ रहे हैं तो हमारा साइज भी एटॉमिक का बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? ये हो गया एटम, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, पहले थी एक सेल मान के चलो, तो केवल एक ही हमारा इसमें आपको शेल देखने को, यही एटॉमिक रेडियस थी। फिर एक सेल और ऐड हो गई, एटम बढ़ गए, तो फिर इतनी रेडियस हो गई। तो इस तरीके से एटॉमिक साइज जो है हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, जब हम इधर से इधर चलते हैं, ठीक है, जब हम लेफ्ट से ऐसे चलते हैं, राइट जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये आपका डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज करेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी हमारा डिक्रीज करेगा। हाँ, तो हमारा क्या है, ड्यू टू एडिशन इन सेल एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, तो ग्रुप में डाउन जैसे नीचे चलते जाएंगे बढ़ता जाएगा, और हमारा आवर्त में घटता है क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से ये आवर्त में हमारा घटेगा, चार्ज बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज हमारा घटता है, याद रखिएगा। फिर आता है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेने का काम करते हैं। अब इसके वायतन कोश में जो है हमारा कितने इलेक्ट्रॉन है? फॉर एग्जाम्पल 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके में है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होगी उसको हम बोलते हैं हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आवर्त में ये बढ़ती है, और हमारा समूह में क्या है, आपको घटती हुई दिखाई देगी। आवर्त में बढ़ेगी और समूह में हमारी घटती हुई दिखाई देगी। अब देखो, सोचो, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वायतन कोश में, है ना। अब आपको लगता है कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमको चाहिए होगी। एक चीज से और समझो, ये है हमारा एक एटम, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास बहुत फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है हमारा कितने, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस का फोर्स जो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे ज्यादा लगेगा, ये दूर वाले हैं इस पे कम लगेगा, और दूर वाले हैं तो हमारा तो और कम लगेगा। मतलब जितनी बाहर शेल बढ़ती जा रही है उतना ही इसका जो लगने वाला फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो हमारा घटता जा रहा है। जब घटता जा रहा है तो ये फोर्स इस पे, ये हमारा फोर्स न्यूक्लियस इस पे कम लगा पा रहा है, तो आसानी से जो है इस इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर सकते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन को कोई भी आसानी से खींच सकता है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कम ही एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी इससे एक इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए। वहीं इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं पास वाले, आपको लगता है कि ये आसानी से छोड़ेगा, क्योंकि पास में इलेक्ट्रॉन है, पास वाले पे फोर्स हमारा बहुत ज्यादा लग रहा है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, हमारी ज्यादा होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब इतना है, जितनी हमारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाती है हमारी, कैसी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी। नंबर ऑफ सेल कब बढ़ती है? जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ साथ हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाती है, आपकी घटती जाती है। ठीक है, तो हमारा ये समूह में घटती है और हमारे आवर्त में बढ़ती है। समूह में घटती है और हमारे आवर्त में बढ़ती है, क्योंकि समूह में नीचे जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इसमें घटेगी, और आवर्त में हमारी हमारी क्या है, आवर्त में क्या है, आपकी बढ़ती है, याद रखना, है ना। आगे चले।
अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं? परिभाषा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हमारी उत्सर्जित ऊर्जा, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है हमारा, कैसे? जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है हमारा एक एटम, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आवर्त में बढ़ती है, समूह में घटती है। इसको क्या देखा था हमने? आवर्त में बढ़ती है, समूह में घटती है। सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे होगी? कैसे बोला हमने? देखो, फिर से बना लो। यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी नंबर ऑफ शेल्स है ज्यादा। दूसरा है हमारा क्या, इसमें है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है मान के चलो 7 इलेक्ट्रॉन। अब जो है यहाँ तक इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ये नजदीकी सेल है, मतलब यहाँ पे फोर्स ज्यादा काम कर रहा होगा, तो ये आराम से दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है खींच पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो अंदर न्यूक्लियस का फोर्स है, रेडियस कम है, तो बाहर तक लग रहा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जैसे एक सेल और बढ़ेगा वो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो खींच भी हमारा क्या है, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स हमारी बढ़ती जाएंगी, और उसके साथ साथ हमारा जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि गेन करने की क्षमता हमारी क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आवर्त में बढ़ती है और हमारा समूह में घटती है। तो अधिकतम हैलोजन की होती है। अधिकतम किसके अंदर देखने को मिलेगी? हैलोजन के अंदर। न्यूनतम निष्क्रिय गैस और हमारा क्षारीय धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बहुत कम ही देखने को मिलती है। फिर है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साझा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। ये क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, आवर्त में बढ़ती है, ये हमारी समूह में घटती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ। तभी तो शेयरिंग ऐसी तो होती है, किसी और का मतलब जैसे मेरे वायतन कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं किसी और से ले लूंगी, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे के मैं मान के चलो अगर वायतन कोश में 3 है, तो वो क्या है, वो डोनेट करेगा, क्योंकि उसको कोई और ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने कितने इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है? 5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देने वाला है। ठीक है, सो दैट्स वाई आवर्त में ये बढ़ेगी और हमारी समूह में घटेगी। ठीक है, आवर्त में बढ़ती है हमारी समूह, मतलब सेम चीज है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सोच लो। सर्वाधिक आपको फ्लोरीन की देखने को मिलेगी और सबसे कम हमारी सीसियम की आपको जो है देखने को मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर की। नॉन मेटेलिक करेक्टर आवर्त में घटता है और हमारा समूह में बढ़ता है। ठीक है, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे डाउन में जाएंगे, तो हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, और आवर्त में हमारा जो है आपका ये बढ़ेगा। आधातिक चर आवर्त में बढ़ता है, समूह में घटता है। इंक्रीज अक्रॉस एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। फिर आता है हमारा बैलेंसी। बैलेंसी क्या है? हमारा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को हम बैलेंसी बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। आवर्त में +1 से लेके +7 तक हो सकता है, और समूह में हमेशा जो है आपका समान रहेगा। ग्रुप में तो सेम है ना, सेम केमिकल ग्रुप ऐसे है, ऊपर से नीचे जाओगे सारे के सारे एलिमेंट्स के बायतन कोश में हमारे सेम ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए उनकी सेम ही बैलेंसी होगी। जब सेम इलेक्ट्रॉन है तभी तो वो एक ग्रुप में प्रेजेंट है, तभी तो उनकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो हमारा उसमें तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एक डायग्राम है, इससे आप समझ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर से इधर पे जाने पे हमारी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी भी इधर से जब इधर जाओगे तो हमारी क्या है, आपका बढ़ेगी। ठीक है, सेम हमारा क्या करें, ये एटॉमिक रेडियस है, ये आपका ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर डायगोनली हमारा बढ़ता है, और ये हमारा मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, फिर एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाओगे, सॉरी राइट से लेफ्ट जाओगे आपका बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो हमारा घटेगा। आयनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पे हमारी क्या है, बढ़ती है। सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे से ऊपर जाने पे क्या है, हमारी बढ़ती है। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ हमारा डायगोनल रिलेशनशिप्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो क्या है? डायगोनल रिलेशन वह समानता सिमिलरिटी है जो पीरियोडिक टेबल में डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट, मतलब कि जैसे ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
इस एलिमेंट का इसके साथ, इस एलिमेंट का इसके साथ, इसके साथ, इसका इसके साथ, तो डायगोनली कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिलता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स के बीच पाई जाती है विशेष रूप से सेकंड और थर्ड पीरियड्स में इनके बीच में कुछ रिश्ता देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब वो क्या होता है देख लो, ठीक है। सिमिलर साइज की वजह से ये आपको देखने को मिलेगा, सिमिलर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सिमिलर चार्ज होता है इनके ऊपर, ठीक है। तो डायगोनली प्लेस्ड हमारे एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, लिथियम और मैग्नीशियम आपस में मिलते हैं दोनों, और हमारा बेरिलियम और एल्यूमिनियम देखेंगे आपस में क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है सेम मैच कर रही है, ठीक है। तो डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स जो है आपस में कुछ समानताएं दिखाते हैं, इसी को हम डायगोनली रिलेशन बोलते हैं, किसी भी मतलब किसी भी क्या, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर, ठीक है। तो ये डायगोनल वाला भी याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टर्म्स हैं, उनको मीनिंग के साथ उनको देख लेते हैं। क्लास है क्या? ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? जिन कणों में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी समान हो, स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या बोलते हैं हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आवर्त पीरियड क्या है? पीरियड हमने देख लिया था, हॉरिजॉन्टल रोज हैविंग सेम नंबर ऑफ शेल्स, आवर्त सारणी की 36 पंक्तियां जिनमें तत्वों के इलेक्ट्रॉन समान स्तर होते हैं। ग्रुप हमने देखा, ग्रुप क्या बोलता है? आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। वर्टिकल कॉलम हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ग्रुप बोलेंगे। नोबल गैसेस कौन सी होती है? समूह 18 के तत्व, ठीक है। 18 ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारी नोबल गैसेस हैं, और इनका वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्टेबल होती हैं, दैट्स वाई ये किसी के साथ भी रिएक्शंस नहीं करती हैं, ठीक है। बहुत ही स्थिर होते हैं, रासायनिक रूप से ये कम सक्रिय करते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स केमिकली इनर्ट, इनर्ट गैसेस भी इसलिए इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। फिर आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के तत्वों को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन मेटल, देखा था हमने। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन मेटल हैं, जिनमें अपूर्ण डी कक्षा होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट विद पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जो हमारी डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल इनके अंदर रहती है, पूरी तरीके से फिल्ड नहीं होती है इलेक्ट्रॉन से। अगला है हमारा इनर ट्रांजिशन मेटल। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो हमने देखे थे, इनर ट्रांजिशन मेटल्स उनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? इनर ट्रांजिशन मेटल्स हम जो है इनको कहेंगे, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या क्या साइंटिस्ट ने किया है एक बार हम कंसाइज रूप से यहाँ पर देख लेंगे। डोवेनियर ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स जिसमें हमने बात करी थी, जैसे ए बी सी तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट को प्लेस करा था। ए और बी का, ए प्लस बी का एटॉमिक मास का एवरेज मतलब कि बराबर होगा, सॉरी ए और सी का, एक सेकंड, पहले का और तीसरे का एवरेज निकालेंगे, ए प्लस सी का एवरेज निकालेंगे, बराबर होगा हमारे किसके? बी के एटॉमिक मास के, ठीक है। ये हमारा डोबेनियर ने बोला था। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था कि हर सातवें के बाद आठवां जो एलिमेंट है पहले के साथ सेम प्रॉपर्टीज को दिखाता है, मतलब प्रॉपर्टीज हर 7 एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रही है। अष्टक का नियम हमारा ये था, लॉ ऑफ एक्टिव। फिर हमारा लोथर मेयर आए, इन्होंने क्या बोला? परमाणु आयतन वक्र दिया इन्होंने, एटॉमिक वॉल्यूम हमारा कर्व दिया था इन्होंने। मैंडलीफ हमने देखा था, मैंडलीफ ने क्या किया? परमाणु भार पर आधारित आवर्त नियम बनाया इन्होंने, पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। फिर आते हैं हमारे मोसले साहब, हेनरी मोसले, इन्होंने परमाणु क्रमांक, इन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर को बेस बनाया, ठीक है। अब इन्होंने क्या है? एटॉमिक नंबर के बेस पर आधुनिक आवर्त नियम दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, जो हम आज जो है पढ़ते हैं। नील्स बोर ने क्या किया? आधुनिक लंबी आवर्त सारणी की संरचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, नील बोर्स का। फिर आते हैं हमारे सीबोर्ग, ठीक है। सीबोर्ग ने क्या किया? एक्टिनाइट संकल्पना एवं हमारा ट्रांसयूरेनिक तत्वों की खोज जो है किसने की थी? वो हमारे सीबर्ग ने की थी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन और ऑफ एलिमेंट्स है उसकी जो थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरी का वाला पोर्शन जो है हमारा कवर हो जाता है। बाकी एक बार ही अब जाके आप लोग खुद से पढ़ लेना, पीरियोडिक टेबल को भी एक बार खुद से पढ़ के याद करने की कोशिश करना, देखना कहाँ डी ब्लॉक है, कहाँ एस ब्लॉक है, मतलब विजुलाइज करना चीज़ों को, ताकि फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको चीज़ें रहेंगी याद, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है
वो एक बार खुद से भी पढ़ने की ज़रूर कोशिश करना। बाकी आई होप आप सब लोगों के पास हमारी रेलवे की जीएस सामान्य विज्ञान की किताब होगी, जो थ्योरी के साथ-साथ इसमें वन लाइनर और आपके 4500 से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ का कंपाइलेशन आपको देखने को मिलता है। 3 इन 1 वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा रेलवे की समान अध्ययन की किताब। 399 में ये किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे अवेलेबल है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। क्लास के बाद विदिन एन आवर, विदिन 2 आवर आपकी जो पीडीएफ है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी, और उसके लिए ज़रूरी है आपको एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका भी लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलता है। अदर पीडीएफ भी बहुत सारी फ्री में यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे करंट अफेयर की बात करूँ, करंट अफेयर हम खोजते रहते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे कहीं से करंट अफेयर मिल जाए, उसके बाद हम पढ़ लें पूरा साल भर का कंपाइल, तो इस पर आपको फ्री में साल भर का कंपाइलेशन करंट अफेयर का देखने को मिलता है, पूरा हमारा 2025 का। साथ ही कुछ और बुक्स हैं जिनका भी आपको फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो आप पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली क्लास का लिंक और डेली क्लासेस की जो नोट्स होते हैं वो भी हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और बाकी लेक्चर कैसा रहा, जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करो, क्या पता औरों को भी चीज़ें पसंद आ जाए। और साथ ही लेक्चर को लाइक करो। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में जो है हम इसी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के क्वेश्चंस को करेंगे। इस क्लास में हमने थ्योरी देखी, नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन। तो अगली क्लास में मिलेंगे सेम टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।